नमस्कार, मैं अश्विनी। भारतीय मानसून विभाग यानी आईएमडी ने साल 2016 में 106 से लेकर 110% तक बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक अल नीनो का असर कमजोर होगा और लंबी अवधि में औसत बारिश बेहतर रहेगी। पर क्या ये हालात और ये खबर मौजूदा स्थितियों के लिए बेहतर साबित होगी? 2 बरस सूखे का सामना कर रहा देश क्या पानी की कमी की भरपाई कर पाएगा, या फिर ऐसे हालात में महाराष्ट्र के लातूर वाली मिसाल हमारे राज्य में कुछ हिस्से में देखने को मिल सकती है? इस साल देश के 614 में से 302 जिले सूखे का संकट झेल रहे हैं। इससे पहले 2002 में देश को सबसे ज्यादा सूखे की मार झेलनी पड़ी थी। तब कुल 383 जिले ऐसे थे जहां सूखा था। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी 12 राज्यों के सूखे पर सुनवाई का दौर जारी है। लेकिन क्या राजस्थान इस सूखे से निपटने के लिए तैयार है? बात होगी खास मेहमानों के साथ। बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। चर्चा के लिए कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता मुकेश दादीज जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद पीएन मेंदोला साहब हमारे साथ हैं, साथ ही विश्लेषक प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। साथ ही एक रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं बातचीत से पहले। आज देश के 9 राज्य भयंकर सूखे की चपेट में है तो 12 पर पेयजल संकट मंडराने लगा है। इसके अलावा देश के 91 जलाशयों में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यही वजह है कि विश्व जल दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी सूखे पर चिंता जताई थी। दुनिया के कई महान लोग इस बात को भी मान चुके हैं कि तीसरा महायुद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, और अब ये सच होता भी दिखाई देने लगा है। देश के कई राज्यों में महायुद्ध की चिंगारी भी देखने को मिल चुकी है, जहां पानी के लिए लोग दंगे और मारपीट पर तक उतर आए हैं। वहीं इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके लातूर की प्यास बुझाने के लिए पानी वाली ट्रेन पहुंची। ट्रेन से कुल 5 लाख लीटर पानी भेजा गया, जिससे पानी की बूंद के लिए तरस रहे लातूर को थोड़ी राहत मिल सके। देश के साथ प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां हर रोज पेयजल के लिए जनता को परेशान होना पड़ रहा है। राजस्थान देश के सबसे सूखे राज्यों में से एक है और यहां सालाना 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। राज्य के 21 जिलों पर भी सूखे की मार है। प्रदेश के भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। प्रदेश के 203 ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं, तो बाकी बचे हुए 30 ब्लॉक सेफ जोन में है और 6 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में है। इस तस्वीर को और गहराई के साथ समझा जाए तो ये सेफ जोन वाले 30 ब्लॉक गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के ब्लॉक हैं। इन चारों जिलों के कुल मिलाकर 22 ब्लॉक सुरक्षित हैं और 8 ब्लॉक सुरक्षित तो हैं, पर इनका पानी खारा है। ऐसे में सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए जल स्वावलंबन जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन इसके नतीजे नजर आने में फिलहाल वक्त लगेगा। वहीं सीएम राजे ने पेयजल संकट से राज्य को बचाने के लिए केंद्र से सहायता मांगी है, ताकि राज्य के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की मांग पूरी की जा सके। सीएम राजे ने ट्वीट पर भी प्रदेश की जनता से जल बचाने का आह्वान किया था। उधर जयपुर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राजस्थान को पेयजल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से पूरी मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही 30,000 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट की बात कही है। जाहिर है कि पेयजल संकट पड़ा है और ऐसे में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। वहीं हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि शहरों में 30 लाख लीटर पानी गाड़ियां धोने में खर्च हो जाता है, तो गांव के लोगों की पेयजल के लिए 40 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। ऐसे में अगर लोग पानी के इस्तेमाल को लेकर
जागरूक हों तो काफी हद तक पेयजल संकट से बचा जा सकता है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या सरकारी महकमों की लापरवाही से जल बर्बाद होता है या फिर लोगों की लापरवाही से। जाहिर है तमाम सूरत हाल हमारे सामने है। ऐसे में राजस्थान का क्या होगा? क्या राजस्थान पेयजल संकट से निपटने के लिए तैयार है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले इसी सवाल को लेकर मैं मुकेश दादी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सरकार मौजूदा आपकी है, सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली तक जाकर आइए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की ये सारी एफर्ट्स इस बात का सबूत है कि राजस्थान में सूखे का कोई खास असर नहीं होगा, कोई हिस्सा लातूर ना बन जाए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे और ये डिबेट रखी और इस डिबेट के सार्थक परिणाम आएंगे, जो इसमें से मंथन निकलेगा निश्चित रूप से सरकार तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उन्होंने शासन संभाला, उनको ये बात बहुत पहले से ध्यान में है कि राजस्थान के सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो पानी है, और उस पानी की समस्या का कैसे निदान हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल स्वावलंबन जो योजना है वो शुरू की है। और 3 साल में राजस्थान के 21,000 गाँवों में जहाँ पर पुराने जो स्रोत है उनको कैसे मरम्मत करके, कैसे उनमें जल जो वर्षा का जल आकर के संग्रहित होकर और हमारा भूजल जो है वो ठीक हो, उसके लिए सरकार का एक सकारात्मक प्रयास शुरू हुआ। और मैं आपकी जानकारी में देना चाहूँगा, बहुत सारे गाँवों में मैं खुद भी गया हूँ और हमारे पूरे कार्यकर्ता भी गए हैं। तो जिन ग्रामीण क्षेत्रों में काम हो रहे हैं वहाँ पर लोगों में इतना उत्साह है कि छोटे छोटे कामों के लिए लोग खुद आगे आकर के काम कर रहे हैं। और अर्चना जी, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो एफर्ट्स कर रही है वो पेयजल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त होंगे? देखिए अश्विनी जी, यदि बिल्कुल गंभीरता से मैं इस प्रश्न का जवाब दूं तो इनका जल स्वावलंबन अभियान इसका कोई समाधान लेकर आएगा उसमें मुझे संशय है, क्योंकि ये जो अभियान है इसकी सारगर्भिता पर प्रश्न चिन्ह तब लगा कि जब सरकार ने जाकर इसके माध्यम से लोगों से कहा कि इसमें पूंजी का निवेश करिए, यानी दान दीजिए। आप दान से यदि पानी आ जाता और बारिश हो जाती तो मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज़ का समाधान हो सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री खुद जाए, तगारी सिर पे रख ले, एक फावड़ा ले लें और भारतीय जनता पार्टी के लोग जा कर के और स्वच्छता अभियान में जैसे प्रपंच रचा वैसा रचे, उससे पानी का संरक्षण नहीं होगा और पानी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाला नहीं। ये बात ठीक है कि जल की यहाँ पर जो स्थिति है वो कोई किसी के कारण नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं। ये ज्योग्राफी और टोपोग्राफी ऐसी है राजस्थान की कि जहाँ बहुत समय से शुष्क एक तो जलवायु है यहाँ का, दूसरा पहले के समय से बहुत सारे सूखों का सामना किया और इस कारण से परिस्थितियाँ ऐसी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावचेत होकर जल के संरक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए जो काम किया जाना चाहिए वो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, कोई भी सरकार आए कि जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं, नदी हों या फिर किसी भी छोटी जो तालाब है, कुंड है, उनके ऊपर होने वाले अतिक्रमणों पर एक गंभीर विचार करके उनको हटाए और बिना भेदभाव के, क्योंकि माननीय न्यायालय तो पहले से निर्देश दे चुके हैं कि ऐसे जो नदी नाले हैं उनमें 1947 की स्थिति को बहाल किया जाए। एक तरफ जल स्वावलंबन अभियान और दूसरी ओर हमारे वाटर रिसोर्सेज है और उन पर जो अतिक्रमण है, आपके मुताबिक पहले उस पर ध्यान होना चाहिए। जल स्वावलंबन अभियान में जो पैसा जमा हुआ है सरकारी खाते की जगह वहां खर्च होना चाहिए। देखिए अश्विनी जी, यही तो विडंबना है कि हम घोषणा तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जहां सबसे पहले हमको अपनी नज़र डालनी चाहिए थी, जिस पर फोकस होना चाहिए था, वो थी राजधानी की जीवनधारा कहलाने वाली द्रव्यवती नदी। अभी मंदोला साहब मेरे पास बैठे हैं, इनके शायद बाल सफ़ेद हो गए ये संघर्ष करते करते, कैसे द्रव्यवती नदी को जीवित किया जाए। जब मैं नगर निगम में विपक्ष में थी उस समय हमने एक प्रस्ताव रखा। मैं हतप्रभ थी कि आज के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं वो उस समय महापौर हुआ करते थे। मैंने एक प्रस्ताव रखा वहाँ पर, एक निंदा प्रस्ताव, ये कहकर कि जो नगर निगम ने है उसको इसका ट्रस्टी होना चाहिए था सभी नदी नालों का। लेकिन 81 की बाढ़ के बाद तो इन्होंने वहाँ खातेदारी खोलने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जो कि एक नोडल एजेंसी था डेवलपमेंट की, उसके नाम सारी चीज़ें छोड़ दी और वो खातेदारियाँ खुलते खुलते जिस अमानिशा नाले को आज जीवित करने का एक प्रपंच भारतीय जनता पार्टी रच रही है, जिसको कि अभी हाईकोर्ट ने भी जयपुर का है, लेकिन राजधानी के साथ साथ हम पूरे सूरत हाल का
जिक्र करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं द्रव्यवती नदी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम राजधानी में बैठे हैं और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी करोड़ों के एक प्रोजेक्ट की बात कर रही है, जिसको एक टाटा कंसल्टेंसी के नाम से कंपनी है उसको दिया, जबकि कोर्ट कह रहा मेरे है ख्याल कि से नहीं आप अर्चना जी, नीरी को ये मुद्दा दीजिए। थोड़ा अलग चला जाएगा। सूखे पर हम लोग फिर चाहते हैं। मेंदोला साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, एक बात समझना चाहूंगा कि क्या परिस्थितियां राजस्थान की अभी है, आपको क्या आकलन है आपका, और ऐसे हालात में सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए? असल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के दोनों दोषी हैं, कारण कि जो नीतिगत निर्णय उनको लेने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिए। मैं आपको निवेदन करूं कि हमारी जो कार्यपालिका है और हमारी जो विधायिका है उसका पूरी तरह से अपहरण हो चुका है। आज विधानसभा में चर्चा नहीं होती है। इतने बड़े सूखे की स्थिति के बाद राजस्थान विधानसभा में अभी सत्र समाप्त हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। जो एमएलए डिबेट करना चाहता है उसको ये डर लगता है कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव में पत्ता कट जाएगा। सवाल इस बात का है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी हैं वो कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं आपको उदाहरण दे, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपको ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करना है, आपको रिचार्ज करना है, आपको कानून बनाना है, जो लोग पानी का दोहन कर रहे हैं उन पर आपको नियंत्रण रखना है। कोई करना ही नहीं चाहता। हमने ये मुद्दा उठा रखा है। हमने ये कहा कि भाई आप 500 मीटर तक नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करो, जितने भी नदी हैं, नाले हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं। मैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर से मिलने के लिए गया। मैंने कहा भाई मैंने आपको 10 साल 15 साल पहले प्रस्ताव दिया था, रामगढ़ खत्म हो गया, 500 मीटर का आप प्रस्ताव क्यों नहीं रखना चाहते हैं? कि हम कैसे रखें, कौन रखेगा? सवाल इस बात का अधिकारी रखना नहीं चाहता। एमएलए जो हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो डिबेट करना नहीं चाहते, वो मुख्यमंत्री को के सामने मुद्दा लाना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। ये जो परिस्थिति हमारे सामने हो गई है कि विधायिका मतलब कुछ नहीं सूखा करना चाहते। कुदरत की मार है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा संकट है पेयजल संकट, और पेयजल संकट के लिए कुदरत सिस्टम कुदरत जिम्मेदार। की मार से बहुत देखिए आप, हमने 1960 और 70 के दशक में 25-25 बीघा भूमि दी वन विकास के लिए, कि ताकि हम अपना वनीकरण पूरी प्रदेश का कर सकें और हम अपनी पानी की समस्या, हमारा चारा मिलेगा, हमारे जानवरों को, ऊँटों को मिलेगा, हमारे पशुओं को मिलेगा, हमारा पशुधन का संवर्धन होगा। 25 वो सारी जमीनें लापता हो गई। कहाँ गई वो जमीन? आज इस बात का मैंने 15 साल हो गए मेरे को इस मुद्दे को उठाते हुए, उसकी एक लिस्ट तो बना दो आप कि आपने कब वो जमीन आवंटन की थी और किसको जमीन आवंटन की थी, उसका कहीं आता ही आप पता समझ नहीं। सकते हैं कि सूखा, जल संकट या फिर इस परेशानी का जिक्र कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। हसन साहब का रुख करना चाहूंगा। हसन साहब, लगातार कुछ मॉडल्स को आपने स्टडी किया है, ऐसे हालात में आपको लगता है कि कहीं एक ऐसा मॉडल है जो तमाम परेशानियों को एक साथ समेटकर मिसाल के तौर पर हम रख सकते हैं? नहीं, एक मॉडल तो नहीं हो सकता। राजस्थान की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी को देखते हुए बहुत सी चीज़ें जो है आपको ध्यान में कर सकते हैं। मतलब पहले मैं कुछ चीज़ें जो मुझे तकलीफ़ देती वो मैं बता देता हूँ, जो मैं देखता हूँ कुछ चीज़ों को, जो है वो ये है कि जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं पहुँचता, और जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं वहाँ पानी बहुत ख़राब किया जाता है। ये प्रशासन में और जो पैसे वाले हैं उनका माइंडसेट आप देखिए। लाटूर का तो आपने जिक्र किया ही है। ये सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स है। सेंट्रल पार्क गोल्फ कोर्स के अंदर दिन रात जो पानी, जो सेक्रेटेरिएट में ले लीजिए, बड़े बड़े परिसरों के अंदर दे ले लीजिए, दोपहर के टाइम में अच्छा खासा पीने लायक पानी को वेस्ट किया जाता है घास और लॉन को डेवलप करने के लिए। जो है मेरा ये मानना है कि घास की जगह पौधे, पौधों की जगह पेड़ झाड़ी वगैरह लगाए जाएं तो हमारा पर्यावरण बढ़ेगा, और उससे आपका मॉइस्चर का लेवल जो है धीरे धीरे पर्यावरण की वजह से बरसात का फ्रीक्वेंसी जो है, इंटेंसिटी है, वो दोनों ही बढ़ेगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है। राजनीति को लेकर लौटना चाहूंगा और उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।